साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। निरंजन पोद्दार जी का मैं रुख करना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में। निरंजन पोद्दार जी, कर्नाटक की बात करें, आसाम की बात करें। आसाम बहुत अहम है, सेवन सिस्टर्स में से एक है नॉर्थ ईस्ट, जिस पर खास तौर पर बीजेपी का फोकस रहा है आप बीते 8 से 10 सालों को अगर उठा करके देखें। और दूसरी तरफ कर्नाटक है। कभी बीजेपी के साउथ मिशन की शुरुआत यहां से हुई थी, कमल यहां पर खिला था, लेकिन बाद में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ। लेकिन इस बार भी जो ओपिनियन पोल में डेटा मिल रहा है, कर्नाटक और असम दोनों ही जगह पर बीजेपी फायदे में दिख रही है। निश्चित रूप से आस्था जी, आपने एक चीज और देखी होगी, कर्नाटक का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर भी एक चीज और आप यहां पे गौर कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत पिछली बार के बराबर इंटैक्ट रहा था, यानी कि वोट प्रतिशत गिरा नहीं था। यानी कि कर्नाटक के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट था। और रही बात कांग्रेस जो विधानसभा चुनाव में जीती थी, मैं ये बात इसलिए प्रमाणित कर रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से जेडीएस का 16% वोट था वो कहीं ना कहीं टूट करके कांग्रेस की तरफ चला गया। और अब जो जेडीएस और भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक के अंदर एक समझ लीजिए गठबंधन भी वहां पे हो गया, तो इसका भी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा लाभ मिल रहा है। और निश्चित रूप से कर्नाटक दक्षिण का भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश द्वार है और पहला गढ़ दक्षिण के अंदर कर्नाटक रहा है। धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में भी अपना विस्तार कर रही है, अब आंध्रा के अंदर टीडीपी के साथ गठबंधन करके टीडीपी के साथ भी विस्तार कर रही है। तो जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम यानी कि एक समय जो भारतीय जनता पार्टी केवल हिंदी पट्टी की राजनीतिक पार्टी मानी जाती थी, जा रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में अगर पिछली बार के मुकाबले देखें तो एक सीट कम मिलती हुई दिख रही है। अगर निरंजन पोद्दार जी, आप क्या वजह देख पा रहे हैं? उत्तराखंड जैसा स्टेट 2014, 2019 और 2024 में भी उसी तरह की जीत दोहराती हुई बीजेपी नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए कांग्रेस अदर्स का खाता भी नहीं खुल रहा है। हाँ, देखिए आस्था जी, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि अंकिता भंडारी का मुद्दा हो, लेकिन यहां पे इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि केंद्र का चुनाव है और जनता जो है वो ऐसी जो चीजें होती हैं इनको लोकल चुनावों के अंदर तो इन चीजों के ऊपर वोट कर देती है, लेकिन जो राष्ट्रीय चुनाव होता है उसके अंदर वो बहुत सारी चीजें देखती हैं, जिसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी भी है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से मुद्दा तो बनाया जाता है, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, लेकिन आस्था जी आज का जमाना ये जिस तरीके से परिवर्तित हुआ है भारत की राजनीति, उसको भी आपको समझना पड़ेगा। अब जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, भारत की जनता है, वो ये चाहती है कि केवल आप दूसरे के अंदर कमी दिखा रहे हैं, आप इसका कोई हमारे को इसका कोई रोड मैप दीजिए कि अगर आप सत्ता में आते हैं तो आप बोलने को तो बोल देते हैं कि हम बेरोजगार महिलाओं को एक लाख रुपए साल का देंगे और इसके अंदर 13 करोड़ महिलाएं कवर होंगी। आप बोलने को तो बहुत कुछ बोल देते हैं, लेकिन वो 13 करोड़ लोग महिलाओं को जो 1 लाख रुपए देंगे, वो 13 लाख करोड़ रुपए का क्या मैकेनिज्म है? जो आप एमएसपी देंगे उस एमएसपी के अंदर 18 लाख करोड़ रुपए का क्या मैकेनिज्म है? यानी कि हवाई बातों को जनता, आप अपना एक रोड मैप दीजिए कि हम यहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इस रेवेन्यू को हम यहां बांटेंगे, हम इतने रोजगार यहां पे देंगे, यहां हम इस चीज से रोजगार। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे केवल और केवल आप ये समझ लीजिए एक पार्टी का या मोदी जी का केवल कुर्ता खींचा जा रहा है। और मेरे हिसाब से जनता इसीलिए जनता कनेक्ट नहीं कर पा रही और विश्वास नहीं कर पा रही। तो आप ये कह रहे हैं कि जब राज्य के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं तो मुद्दे अलग होते हैं, केंद्र के चुनाव होते हैं मुद्दे अलग होते हैं, जाहिर सी बात है। इस बीच निरंजन पोद्दार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, मुझे लगता है। निरंजन जी, देखिए आस्था जी, इनको एक चीज और बतानी पड़ेगी और वो ये है कि जिस तरीके से अभी भट्ट साहब ने भी बताया कि 2022 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए और उससे पहले मेरे हिसाब से अंकिता भंडारी का जो मामला था उससे पहले का मामला है, तो वो मामला उस समय इतना प्रभावशाली नहीं, वो तो 21 में हुआ है ये ना? तो उसके 1 साल के बाद का मामला है, सितंबर में हुआ है। अच्छा, चलिए ये इलेक्शन के बाद, इलेक्शन फरवरी में हुआ और ये मामला सितंबर में हुआ उसके बाद। चलिए, अब दूसरा मेरी जिज्ञासा ये है गोडियाल साहब कि आप ये बताइए, उत्तराखंड की 5 सीटें हैं और जिस तरीके से आज देश का सेंटीमेंट लग रहा है, चाहे उसके अंदर बड़े राज्य में उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं महाराष्ट्र की बात करूं, मैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, जहां पे ज्यादा सीटें आती हैं, वहां का अगर मैं सेंटीमेंट की बात करूं तो आपके जो अलाई पार्टनर थे, आपके इंडिया गठबंधन के अलाई पार्टनर थी ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस 40 सीट जीत करके दिखा दे पूरे देश के अंदर। तो कहने का तात्पर्य यह है, उत्तराखंड अगर अपनी 5 सीटें कांग्रेस को दे भी देता है
तो उससे कांग्रेस की कितनी मजबूत सरकार बनेगी। और मेरा यह मानना है कि उत्तराखंड की जनता ऐसी है जो अपनी एक चप्पल भी खरीदने जाती है तो ये देख करके करती है कि ये चप्पल कितनी चलेगी, तो वो क्या सरकार इतनी कमजोर बना देगी। ठीक है।